हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम शुरू करेंगे 7वां का जो चौथा अध्याय है, क्लास 7 का चौथा अध्याय मुगल साम्राज्य, जो कि हर एग्ज़ाम के व्यू से आप देखेंगे तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मुगल साम्राज्य में आप जितने भी साम्राज्य हुए, अकबर हुए, शाहजहाँ हुए, औरंगज़ेब हुए, इन सब के बारे में आपको देखने को मिलेगा। मुगल साम्राज्य के बारे में आप अगर हम जानना चाहें तो ये बहुत बड़ी जो एक गैप आप रखते हैं, तो एक बड़ा जो शासनकाल है, वो इनके अनुसार इनके द्वारा चलाया गया था। और इनका इतना शासन जो चला था 400 जो आप देख रहे हैं 1526 से शुरू होता है और अंग्रेज़ के जो आते हैं उसके बाद तक ये चलता रहता है। 1857 तक का इसका ये काल है। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए जो है भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर और कोई भी शासक जो होता है यहाँ पर मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए जो ये भारत उपमहाद्वीप है, वो जो एक बड़ा क्षेत्र है। क्या है ये? एक बड़ा क्षेत्र है जहाँ लोगों पर संस्कृतियों में इतनी अधिक विविध और यहाँ पर इतने सारी संस्कृति हैं, इतने सारी विविधताएँ हैं कि यहाँ पर शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। और यहाँ पर जो है शासन कर पाना जो बहुत ही कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और यह कार्य पूरा किया, जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया। कहाँ से कहाँ? तो 16वीं सदी के उत्तरार्ध में दिल्ली और आगरा से उन्होंने अपना विस्तार शुरू कर दिया था। और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण उपमहाद्वीप पर जो है ये महाद्वीप पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। कौन? तो मुगल ने। उन्होंने साम्राज्य के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार जो लागू किए, वे अपने राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे थे और उन्होंने जो भी शासन संबंधी विचार लागू किया, वो उनके पतन के बाद भी टिका हुआ था। आगे आप देखेंगे तो यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर धरोहर थी जो कि थी, जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासन अपने को अछूता न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल के शासकों के निवास स्थान जहाँ पर वो निवास करते थे वहाँ पर स्वतंत्रता के शुभ अवसर पर, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर और ये जो बनाया गया था, तो मुगल के द्वारा ही बनाया गया था। क्या था वो? लाल किला। दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। आप देखते होंगे 15 अगस्त के दिन में जो प्रधानमंत्री होते हैं वो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यहीं से लाल किले से ही लाल किला जो मुगल के द्वारा बनाया गया था वहीं से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। देखिए ये चित्र है लाल किला का और यहाँ पर से देखते हैं कि आपको प्रधानमंत्री के द्वारा अपनी इस प्राचीर से आपको संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मिलते हैं। आगे है मुगल कौन थे? तो अब मुगल के बारे में यहाँ से विस्तार से हम देखेंगे कि मुगल का आगमन कैसे हुआ, मुगल का पतन कैसे हुआ, मुगल में कौन-कौन से राजा हुए, इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज मुगल जो था वो 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से हुए मंगोल शासक चंगेज़ खां जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था। क्या था? तो माता की ओर से जो थे वो मंगोल शासक और चंगेज़ खां जो चीन और मध्य एशिया के भागों पर राज करता था के उत्तराधिकारी थे। कौन थे? तो मुगल। मुगल जो था 2 का था 2 महान शासक वंशों का वंशज था। एक जो था मंगोल का था और एक चंगेज़ खान था जो कि मध्य एशिया के कुछ भागों पर वो राज किया करता था। और इसी का ये उत्तराधिकारी हुआ। पिता की मृत्यु के बाद वह ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर जिसकी मृत्यु 1404 में हुई थी, जिसकी मृत्यु जो है 1404 में हुई, के वंशज थे। कौन-कौन? तो उनके पिता की जो उत्तराधिकारी जो थे, उनके पिता की ओर से हुए ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की शासक तैमूर जो था, वो उसके वंशज थे। मुगल जो था परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे और मुगल जो था वो मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करता था। इसीलिए वो क्या किया तो ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज़ खां से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित है और इसका जो जुड़ाव था वो
चंगेज़ खान था और ये चंगेज़ खान था जो बहुत ही व्यक्तियों को वो मार चुका था, क्या था नरसंहार कर चुका था। यही स्मृतियाँ मुगलों के प्रति योगियों, उज़्बेकों से भी संबंधित है और ये भी उज़्बेक से भी इसका जो स्मृति था वो उज़्बेक से भी संबंधित था। दूसरी तरफ देखेंगे तो मुग़ल, तैमूर के वंशज होने पर गर्व अनुभव करते थे और मुग़ल जो था वो तैमूर का वंशज होने पर गर्व अनुभव करता था। लेकिन वो जो तैमूर का वंशज होने के लिए गर्व का अनुभूति करता था। ज़्यादा इसीलिए क्योंकि उसके काल जो थे उसके काल ज़्यादा इसलिए ये ऐसा था क्योंकि उनके इस वंशज जो थे, इनके जो वंशज थे वो महान पूर्वज 1398 में दिल्ली पर कब्ज़ा कर लिया था और तैमूर के जो वंशज थे वो 1398 में दिल्ली पर कब्ज़ा कर लिया। ये आप चित्र देखेंगे जो कि एक माध्यम से आपको दिखाया जाएगा कि मुग़ल के जो भी यहाँ पर चित्र के में दिखाता है कि मुग़ल राजस्व का दावा जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में करते थे। यहाँ पर देखिए चित्र 2 में हम देखेंगे इस चित्र को देखेंगे तो उसमें है जो तैमूर, उसके उत्तराधिकारी और मुग़ल सम्राटों का एक लघु चित्र 1702 से 12 मध्य में तैमूर है और उसके दाहिने और उसका पुत्र जो है मीरनशाह है जो प्रथम मुग़ल सम्राट बाबर का क्या था? लकर दादा था और उसके बाद जो अबू हुसैन जो है बाबर के दादा थे, कौन थे? अबू हुसैन बाबर के दादा थे, सेद, अबू सेद। ये सब नाम याद रखिएगा क्योंकि पूछा भी जाता है और बहुत बार पूछा भी गया है। तैमूर की बाईं तरफ जो है सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा जो कि बाबर के परदादा, बाबर के परदादा का नाम क्या था? तो ये थे सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा। बाबर के परदादा का नाम सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा था और उमर शेख बाबर के पिता थे और क्या थे? बाबर के पिता उमर शेख थे। बाबर के पिता आप देखेंगे तो उमर शेख थे और तैमूर की दाहिनी और तीसरे और चौथे, पाँचवें व्यक्ति के मुग़ल सम्राट बाबर और शाहजहाँ है, उसकी दाईं और उसी क्रम में हुमायूँ, जहाँगीर और औरंगज़ेब है। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, इसमें जो आपको ये जो आप दिख रहे हैं, ये अकबर हो गया, हुमायूँ और जहाँगीर, बाबर और यहाँ पर आप जो बाएँ तरफ देख रहे हैं, इसमें उसके दादा-परदादा यहाँ पर हैं। आगे है उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनाकर किया। प्रत्येक मुग़ल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। चित्र को देखें कि चित्र के अनुसार अकबर के शासन जो भी बाबर के बाद हुए और जो बाबर के पहले दादा-परदादा उसके थे, उनको दिखाया गया। अब देखिए मुग़ल ने क्या-क्या सैन्य अभियान किया। मुग़ल का जो एक वंश के रूप में अभी हम देखें और उसके बाद जो है वो कैसा सैन्य अभियान, कहाँ पर वो सैन्य अभियान किया, उनका शुरू होता है कार्यकाल। तो प्रथम जो होता है मुग़ल शासक कौन होता है? तो बाबर। आप जानते भी हैं कि प्रथम मुग़ल शासक कौन था? तो बाबर था। वो 1526 से लेकर 1530 तक जो है ने जब 1494 के परगना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया। ये जो 1400 आपसे पूछा भी जाता है परगना राज्य का उत्तराधिकारी बाबर कब बना? तो 1494 में हुआ और तब उसकी उम्र जो थी कब कितनी वर्ष थी? तो बाबर 12 साल ही सिर्फ़ उसकी उम्र थी। किसकी? तो बाबर की। बाबर की उम्र जो है जब ये फरघाना में जब वो अपना राज किया तो वो मात्र 12 साल का था। मंगोलों की दूसरी शाखा जो था उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़ने और उज़्बेक जो उस पे आक्रमण किया तो वो अपनी दूसरी जो शाखा थी उसको पैतृक संपत्ति जो थी पैतृक गद्दी जो थी वो छोड़ना पड़ा। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद जो है बाबर क्या किया तो 1504 ईस्वी में काबुल पर कब्ज़ा कर लिया और बहुत भटकने के बाद वो 1504 में काबुल पर कब्ज़ा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया। ये क्वेश्चन जो है आपसे ये पॉइंट याद रखेंगे कि 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को किसने हराया और कहाँ हराया? प्रथम पानीपत युद्ध भी पूछ लेता है कब हुआ? तो 1526 किसके बीच हुआ? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ। ये और कब हुआ? तो 1526 में हुआ। तब इसको पूरा आप याद रखेंगे ताकि आप ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसने दिल्ली और आगरा को अपने कब्ज़े में ले लिया और पानीपत के युद्ध में उसको हराया इब्राहिम लोदी को और आगरा और दिल्ली को अपने कब्ज़े में ले लिया। आगे देखेंगे तो इसमें है कि मुग़लों के प्रमुख सैन्य अभियानों को इसमें दिखाया गया है। जैसे देखिए ध्यान से हम पढ़ेंगे तो आप इस लंबे घटनाक्रम में कोई पुनरावृत्ति ढूँढ सकते हैं। उदाहरण के लिए आप यह गौर करेंगे कि अफ़गान मुग़ल सत्ता के लिए तात्कालिक खतरा थे। अफ़गान जो था मुग़ल सत्ता के लिए क्या था? खतरा का एक घंटी था। मुग़लों और अहोम मतलब मुग़लों और अहोम और सिख के बारे में आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सफ़ाविद
ईरान से अकबर और हुमायूँ के संबंधों में क्या अंतर था, इनको भी हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए एक मुगल का फौज अभियान है जो कि हाथी जो बीच में है और यहाँ पर देख रहे हैं दो चारों तरफ से घेरे हुए हैं। ये देखिए एक युद्ध में प्रयोग होने वाले बारूद की तकनीक आपको यहाँ पर दिखाई जा रही है। जो कि ये भारत के 14वीं सदी में लाई गई थी और यह 14वीं सदी में लाया गया था। इसको क्या बोलते थे? आग्नेयास्त्रों के लिए इसका उपयोग सबसे पहले गुजरात, मालवा और दक्कन के प्रदेशों में हुआ और सबसे पहले जो है बारूद का उपयोग है कब किया गया? 14वीं ईस्वी में और इसका प्रयोग सबसे पहले कहाँ पर हुआ? तो ये भी पूछा जाता है। तो गुजरात, मालवा और दक्कन के प्रदेशों जैसे प्रदेशों में इसका किया गया। और इसका जो आरंभिक 16वीं सदी में बाबर द्वारा इसका प्रयोग किया गया और सबसे पहले जो है आरंभिक रूप से 16वीं सदी में बाबर के द्वारा इसका उपयोग किया गया था। इसमें देखेंगे तो क्या औरंगज़ेब के शासनकाल में गोलकोंडा और बीजापुर के अधिग्रहण से दक्कन का युद्ध अंत हो पाया? ये नहीं हो पाया था। यहाँ पर देखेंगे तो आप इसके बारे में हम आगे जो है इसके बारे में ज़्यादा अध्ययन करेंगे तो ये इसको ज़्यादा समझेंगे। इसमें देखिए एक तोप के माध्यम से आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि 16वीं शताब्दी के युद्ध में तोप और गोलाबारी की पहला जो है इस्तेमाल हुआ। बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया। पूछा भी जाता है तोप का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया? तो बाबर के द्वारा किया गया था पानीपत के युद्ध में। ये देखिए आप एक मुगल सम्राट की प्रमुख घटनाएँ और मुगल सम्राट में कौन-कौन से राजा हुए और किन-किन से ये जो है आगे बढ़ा ये साम्राज्य, उनके बारे में दिया गया है। आप ये जो भी पॉइंट दिया गया है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एक लाइन जो है आप ये जो देख रहे हैं ये एग्ज़ाम में पूछा गया है और पूछे जाने की संभावनाएँ हैं। तो अभियान और घटनाएँ को हम देखते हैं तो सबसे पहले बाबर के हम जो शासनकाल है उसको देखेंगे तो बाबर जो है 1526 से 1530 तक का इसका शासनकाल है और इसके प्रमुख युद्ध जो हैं, अभियान जो हैं, ये तीनों युद्ध आप याद रखेंगे। पहला जो सबसे पहले तो आया उसने क्या किया तो 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और एवं उसके अफ़गान शासकों को जो है समर्थकों को उसको हरा दिया। कौन? तो बाबर ने 1526 में और 1527 में क्या किया तो उसने 1527 में खानोवा में राणा सांगा या याद रखिएगा कि ये मिलान भी करने के लिए दे देता है 1526 में ये युद्ध, 1527 में ये युद्ध, ये सब मिलान करने के लिए दिया जाता है। तो 1527 में खानोवा में राणा सांगा और राजपूत राजाओं और उसके समर्थकों को हराया। 1527 में किसको? तो राणा सांगा। 1526 में इब्राहिम लोदी को और 1528 में जो है चंदेरी के राजपूत को उन्होंने हरा दिया। चंदेरी के राजपूत को कौन हराया? तो बाबर ने 1526, 27 और 28 ये 3 को आप याद रखेंगे। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा पर जो है मुगल का नियंत्रण स्थापित हो गया था और उन्होंने स्थापित कर लिया। कौन? तो बाबर ने। 1530 में इसकी जो है मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आगे जो इसका वंश चलता है उसमें जो है आते हैं कौन? तो हुमायूँ। हुमायूँ का कार्यकाल जो होता है 1530 से 40 और 55 से 56 और उसके बीच में जो है आप जानते हैं शेरशाह सूरी का आक्रमण हुआ और हुमायूँ जो है हार गया था। लेकिन इसके बारे में हम पढ़ेंगे तो पहला काम जो है इसके हुमायूँ ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बँटवारा किया और क्या किया? कि जायदाद का बँटवारा कर दिया। प्रत्येक भाई को एक-एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्ज़ा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूँ अपने अफ़गान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया और इसका जो भाई था मिर्ज़ा कामरान पूछता भी है कि विरुद्ध कारण ये किसके महत्वाकांक्षा के कारण जो है हुमायूँ बहुत कमज़ोर पड़ गया तो ये जो है उसके भाई था मिर्ज़ा कामरान उसके कारण और शेर खान ने हुमायूँ को 2 बार हराया। कब-कब? ये पूछता भी है कि शेर खान ने कब-कब जिसको शेरशाह सूरी के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने 1539 ईस्वी में चौसा और 1540 में कन्नौज ये दोनों याद रखेंगे 1539 चौसा, कन्नौज कब? 1540 में कन्नौज, 1539 में चौसा में हुमायूँ को 2 बार उसने पराजित किया। पर इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर और ये जब पराजय हो गया हुमायूँ का तब वो कहाँ भाग गया? तो ईरान की ओर वो भाग गया। ईरान में जो है कौन उसका साथ दिया? तो ईरान में हुमायूँ ने सफ़ाविद शाह की मदद ली। कौन किसकी? ये भी पूछा गया है जो हुमायूँ को किसने साथ दिया था? सफ़ाविद शाह ने उसका साथ दिया था, मदद लिया। उसने 1555 ईस्वी में दिल्ली पर पुनः कब्ज़ा कर लिया और 1555 ईस्वी में हुमायूँ ने फिर क्या किया? दिल्ली पर पुनः कब्ज़ा कर लिया।
और जो है कब्ज़ा करने के बाद देखिए उसने अगले वर्ष जो है इस इमारत के एक जो और वो एक इमारत था उसमें उसकी दुर्घटना हो जाती है लाइब्रेरी के आपको इसके बारे में आगे पढ़ने को भी मिलेगा कि वो लाइब्रेरी के सीढ़ी से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है सीढ़ी पर और उसकी मृत्यु 1556 में हो जाती है। और उसके बाद जब उसका शासनकाल खत्म होने के बाद अकबर का शासन शुरू हो जाता है और ये इसको महान भी कहा जाता है, अकबर महान के नाम से भी इसको आप जानते हैं। इसमें देखिए अकबर का शासनकाल जो शुरू हो जाता है कब से? तो 13 वर्ष की अल्प आयु में अकबर जो है सम्राट बन जाता है। 1556 से 1605 काल भी पूछ लेता है जो अकबर का शासनकाल कब है? 1556 से लेकर 1505। तो इसमें है जो ये 13 साल में ही अपना जो है ये अल्पायु में सम्राट बन जाता है। उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। इसको 3 अवधियों में आप बाँट सकते हैं, जैसे पहले और दूसरे और तीसरे में। तो पहले, दूसरे में, तीसरे में हम देखते हैं क्या-क्या है। पहला जो है 1556 से 1570 ये जो है मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खान और अपने घरेलू कर्मचारियों को स्वतंत्र हो गया और ये जो है उसके संरक्षक बैरम खान थे उससे वो स्वतंत्र हो गया और उसने सूरी और अन्य अफ़गानों निकटवर्ती राज्यों मालवा, गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्ज़ा हाकिम और उज़्बेकों के विद्रोहों को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाया और उसने क्या किया तो अफ़गान के निकटवर्ती राज्य मालवा, गोंडवाना और मिर्ज़ा उसके जो सौतेला भाई था मिर्ज़ा हाकिम उसके विद्रोहों को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाया था। और 1568 ईस्वी में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 ईस्वी में रणथंभौर पर कब्ज़ा कर लिया। ये भी पूछा जाता है कि रणथंभौर पर अकबर का कब कब्ज़ा हुआ? तो 1569 ईस्वी में और सिसोदियों की राजधानी जो चित्तौड़ थी वहाँ पर कब कब्ज़ा कर लिया? 1568 ईस्वी में। दूसरा पॉइंट में देखेंगे दूसरे भाग में तो दूसरे भाग में आप 1570 से लेकर 85 तक के बाँट सकते हैं। 70 से 85 तक के मध्य को हम देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा क्या? तो मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान चलाया और इसी के जो है मध्य में आपको गुजरात का जो है सैनिक अभियान उन्होंने चलाया। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार और इसी अभियान के पश्चात है जो पूर्व में बिहार इसमें कितना बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि इसने कब बिहार की ओर अपना अभियान चलाया था तो इसके बारे में आप याद रखेंगे। तो कब? तो 1579 में जो है उसने बिहार की ओर अभियान चलाया था। इसमें देखेंगे तो उसने पूर्व में बिहार, बंगाल, उड़ीसा में अभियान चलाया जिन्हें 1579-80 में मिर्ज़ा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया। ये पूछा भी ज गया है और पूछे जाने की संभावनाएँ हैं जो कि 1579-80 में जो है बिहार और बंगाल के और उड़ीसा में अभियान चलाया गया था। ये अकबर के द्वारा चलाया गया था। ये पूछा गया क्वेश्चन है। और तीसरा आप पहलू में ध्यान देंगे तो इसका तीसरा जो होता है 1585 से लेकर 1600 मृत्यु तक की जो काल है 3 काल हैं। 3 काल में आप तीसरा काल जो देख रहे हैं 1585 से 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर-पश्चिम के में अभियान चलाए गए, सिफाविदों को हराकर कंधार पर कब्ज़ा किया गया तथा कश्मीर को भी जोड़ लिया गया और कश्मीर को भी उन्होंने जोड़ लिया। मिर्ज़ा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया और उसी समय जो है काबुल को अपने मिर्ज़ा हाकिम की जब मृत्यु हो जाती है तो उसने काबुल को भी अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। ये सब जो अभियान है 1585 के 1605 के बाद होता है और साम्राज्य का जो विस्तार होता है उसके अंतिम घड़ी में होता है। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई और पूछा भी जाता है कि राजकुमार सलीम जो था क्यों विद्रोह किया और क्यों विद्रोह करके वो चाहता था कि जल्द से हम जल्द राजा बन जाए। यही आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया और पूछा भी जाता है कि सलीम का नाम क्या था? तो वो जहांगीर था और जहांगीर का क्या नाम था? ये भी दोनों उल्टा करके आपसे पूछा भी जाता है। सलीम क्या था? तो अकबर का पुत्र था और इसका ही नाम जो है जहांगीर कहलाया। आगे देखेंगे तो जहांगीर। जहांगीर का शासनकाल 1605 से लेकर उनकी मृत्यु के बाद अकबर की मृत्यु के बाद अब जहांगीर के शासनकाल को देखेंगे, तो इसमें जहांगीर का शासनकाल 1605 से लेकर 1600 कब है? 27 तक। आपने 3 राजा का अभी तक देख चुके हैं कौन-कौन? तो एक
बाबर को देख लीजिए, हुमायूँ को और अकबर को, अकबर के बाद जहांगीर। जहांगीर का शासनकाल देखेंगे तो जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया और इन्होंने अपने पुत्र जो जो कि अकबर का पुत्र है जहांगीर, उन्होंने क्या किया, अकबर के जो भी सैन्य अभियान थे उसको और आगे बढ़ा दिया और उन्होंने उन्होंने क्या किया, तो मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार कर ली और इन्हीं के शासनकाल में मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह थे, जिन्होंने मुगलों की सेवा स्वीकार कर ली। ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद सिखों, अहोमों, अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए, जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, ये आपसे पूछा भी गया है कि खुर्रम कौन था? तो खुर्रम जो था जहांगीर का पुत्र था, जो कि एक आप जानते हैं खुर्रम का असली नाम क्या था? शाहजहाँ। खुर्रम का ही नाम शाहजहाँ था। जो बाद में शाहजहाँ कहलाया, ने विद्रोह किया। फिर इन्होंने भी विद्रोह कर दिया। जैसे जहांगीर ने अपने पिता के समय में विद्रोह किया, उसी समय खुर्रम भी, शाहजहाँ जो था वो भी पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जहांगीर की पत्नी जो थी नूरजहाँ ने शाहजहाँ को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए, जो असफल है और इनकी पत्नी थी नूरजहाँ, जिन्होंने शाहजहाँ को हाशिए पर ढकेलने का प्रयास किया, उसको जो है दबाने का प्रयास किया और वह असफल, इसके और वह असफल होती है। इसके बारे में वृत्तांत में आप जब पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत, तो उसमें आपको इनके बारे में ज़्यादातर कहानी के रूप में बताया गया है। यहाँ पर तो छोटा-छोटा पॉइंट है, 8 क्लास 7 क्लास है, इसीलिए ये थोड़ा-थोड़ा जो है में बताया गया है। लेकिन जब हम इसके बारे में ज़्यादा अध्ययन करेंगे तो कैसे छल प्रपंच जो होते थे वो कैसे होता था, उनके बारे में दिया गया है आगे के अध्याय में। आगे के क्लास में आप इसके बारे में ज़्यादा अध्ययन करेंगे। अब आगे है उनके बाद जो है खुर्रम जो है फिर शासक बन जाता है। तो खुर्रम का शासन उनकी मृत्यु के बाद शुरू होता है। वो जो है 1527 से 1627 से लेकर 1658 तक होता है। शाहजहाँ जिसका नाम था। ये जो है क्या था, दक्कन में शाहजहाँ के अभियान जारी रहे और दक्कन में जो है शाहजहाँ का अभियान जारी रहा। अफ़गान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया। अफ़गान में क्या किया? अभिजात खान और जहान लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ और उन्होंने को पराजित कर दिया। कौन? तो शाहजहाँ ने। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ, जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर-पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ, जो असफल, और ये जो अभियान था ये असफल हो गया था। कब? तो उज़्बेकों के विरुद्ध। परिणाम स्वरूप कंधार सिफाविदों के हाथ में चला गया और कंधार जो था वो कहाँ चला गया? सिफाविदों के हाथ में। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया। कब? तो 1632 ईस्वी में अहमदनगर को किसके शासनकाल में मुगलों में मिलाया गया? तो शाहजहाँ के शासनकाल में 1632 ईस्वी में। और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। 1657 से 58 में शाहजहाँ के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा हो गया। यहीं पर जो है 4 पुत्र थे, उनके बीच में यहाँ पर झगड़ा होती है, जो कि अब इसमें जो है औरंगज़ेब विजयी होता है। इसमें जो है औरंगज़ेब की विजयी हुई और दारा शिकोह समेत 3 भाइयों की मौत के घाट उतार दिया गया और इन्होंने 3 भाइयों को मार दिया। शाहजहाँ को उनकी शेष ज़िंदगी जो है आगरा में कैद कर लिया गया और ये भी पूछा जाता है कि शाहजहाँ कहाँ पर कैद थे? तो आगरा में। कौन कैद किया? तो औरंगज़ेब। औरंगज़ेब के बारे में हम पढ़ेंगे तो उसमें जो है औरंगज़ेब जो है वो 1663 ईस्वी में उत्तर-पश्चिम 1658 से 1707 तक इसकी शासनकाल रही, जो कि आप एक बहुत ही और एक मान के चलिए कि ये अंतिम ही शासक ऐसा था जिन्होंने अपना शासन जो है अच्छी तरह से ये एक कट्टर राजा था और इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो कि इनका ज़्यादातर आप देखेंगे कि इसमें पढ़ते हैं तो इसमें आपको ज़्यादातर समझ में आएगा इन्होंने क्या-क्या किया, जिसके कारण इसको सबसे एक कट्टरवादी राजा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो आप देखेंगे तो 1663 ईस्वी में उत्तर-पूर्व में अहोमों की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया।
कब? तो 1680 ईस्वी में। कौन? तो अहोम। उत्तर पश्चिम में यूसुफजई और सिखों के विरुद्ध अभियानों की अस्थायी सफलता मिली। मारवाड़ के राठौर राजपूतों के मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। कहाँ? तो मारवाड़ के राठौर ने ने मुगलों के खिलाफ क्या किया? विद्रोह कर दिया। इसका कारण था कि उसकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकारों के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप, और मुगल जो था उनके आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करता था। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे, और मराठा के सरदार जो थे शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान जो था वो प्रारंभ में सफल रहा। जो मुगल अभियान मराठों के विरुद्ध था वो प्रारंभ में सफल रहा, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया। और यहीं पर है एक पॉइंट जो है, किसने शिवाजी को अपमान किया? तो औरंगजेब ने। और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले, और शिवाजी जो थे वो आगरा में कैद थे और वहाँ से वो भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध अभियान चलाए, और उन्होंने वहाँ से भागकर एक स्वतंत्र शासक जो है घोषित कर लिया और उनके विरुद्ध अभियान चला दिया। किनके? तो मुगल के विरुद्ध। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध, और उनका पुत्र था एक राजकुमार अकबर। सब एक के बाद आप देख रहे हैं सब विद्रोह ही कर रहे हैं, तो एक के बाद एक विद्रोह हो रहा है जो कि पुत्र ही कर रहा है राजगद्दी के लिए। इसमें देखते हैं कि इसमें भी एक औरंगजेब का पुत्र था अकबर, वो भी विद्रोह कर दिया, जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला, और मराठा और दक्कन का जो राज्य था, उन्होंने सल्तनत जो था उनका सहयोग किया। किनका? तो अकबर का। अंततः वह सिफाविद ईरान भाग गया, और जो अकबर था वो कहाँ भाग गया? तो ईरान भाग गया। अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएँ भेजी, और औरंगजेब का जब अकबर का जो है वो उसके साथ देने के कारण औरंगजेब ने क्या किया? तो उनके विरुद्ध एक शासक की सेनाएँ, मतलब कि उनके विरुद्ध जो है एक सेनाएँ भेजी। 1685 ईस्वी में बीजापुर और 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। ये भी पूछा गया है कि कब जो है गोलकुंडा और बीजापुर को औरंगजेब ने मुगल में मिलाया? तो 1685 ईस्वी में बीजापुर को, और 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को उसने मुगल राज्य में मिला लिया। 1698 ईस्वी में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों जो कि छापा मार पद्धति का उपयोग करते थे। कब? तो 1698 ईस्वी में औरंगजेब ने क्या किया? दक्कन में मराठा जो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहा था, उसके विरुद्ध जो है अभियान उनका प्रबंध स्वयं किया, और उसके विरुद्ध जो है अभियान करने की जो योजना है स्वयं उसने बनाई। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों, सतनामियों, उत्तर-पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विरुद्ध सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारों के लिए युद्ध शुरू हो गया, और इसकी मृत्यु के पश्चात जो है फिर से उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे चित्र के माध्यम से, तो ये अकबर का शासनकाल है 1605 ईस्वी जो देख रहे हैं। ये काबुल, कश्मीर, कंधार, ये जो आप देख रहे हैं जितने भी आप यहाँ पे मुगल का शासन था। पटना, इलाहाबाद, उत्तर मालवा देखते हैं, गुजरात है, सिंध है, चित्तौड़ है, ये सब जो है 1686 1586 देख रहे हैं, ये कश्मीर में आपका उन्होंने जीता। ये 1574 आप पटना देख रहे हैं, रणथंभौर 1569, ये कौन है? तो अकबर के शासनकाल में इतने राज्य हुए थे। आगे देखेंगे, इसमें देखिए आप ये जो है औरंगज़ेब ने जीता 1687, 1685 बीजापुर और गोलकुंडा, गुजरात जो है 1572 में जीता गया था। उत्तराधिकार की मुगल परंपराएँ, और उत्तराधिकार के लिए क्या होती थी, मुगल की परंपराएँ क्या थी, कैसे क्या कौन राजा बन सकता था, उनके बारे में दिया गया है। इसमें जो है मुगल ज्येष्ठ अधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकारी में वह शहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था, और समस्त पुत्रों में उत्तराधिकार का विभाजन कर दिया जाता था। इसमें जो है दिए गए रंगीन उद्धरणों में देखेंगे तो इसमें पढ़ेंगे कि राजकुमारों के विद्रोहों से जुड़े हुए प्रमाण आपको देखने को मिलते हैं। गौर करेंगे तो उसमें देखेंगे कि इसके अनुसार जो है उत्तराधिकारों में कौन से तरीक़ाएँ अपनाई गई थी, कौन तरीक़ा सही था, ज्येष्ठाधिकार या शहरदा याद शहदा याद। इसमें देखें
तो आप राजपूतों के साथ मुग़लों की शादियाँ और राजपूत के साथ जो मुग़ल के शादी हुए थे उनके बारे में दिया गया है। जैसे देखिए जहांगीर की जो माँ थी वो कछवा की राजधानी थी की राजकुमारी थी। क्या थी? कछवा की राजकुमारी थी। वह अंबर वर्तमान में जयपुर के राजपूत की एक पुत्री थी, शासक की एक पुत्री थी। यहाँ पर कछवाहा पूछा भी जाता है, कछवाहा जो था वो किसकी कछवाहा राजकुमारी किसकी माँ थी? तो ये जहांगीर की माँ थी। शाहजहाँ की माँ एक राठौर राजकुमारी थी और शाहजहाँ की माँ क्या थी? एक राठौर की राजकुमारी थी। ये भी पूछा गया है। वह मारवाड़ जोधपुर के राजपूत के शासक की पुत्री थी। कहाँ के? तो मारवाड़ जोधपुर जो थे उनके राजपूत शासक थे, उनके पुत्री थी। इसमें देखिए कि किन मुग़लों के अन्य शासकों के साथ जो है सहसंबंध जो है कैसे संबंध था मुग़ल और अन्य शासक के साथ क्या-क्या कैसे संबंध था उनका कैसा संबंध रहा, इनके बारे में दिया गया है। आप पाएँगे कि मुग़लों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए, जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और इन्होंने ऐसे शासकों के साथ अभियान शुरू किया, जिन्होंने उनकी सत्ता को क्या किया, तो उनको अपनाने से क्या किया तो विरोध किया, उनको स्वीकार करने से विरोध कर दिया, इनकार कर दिया। जब मुग़ल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। उनके द्वारा जो है क्या किया गया तो वो स्वेच्छा से उनकी शासन जो है स्वीकार कर ली। उनकी शासकों की जो भी बातें थी उनको स्वीकार कर लिया गया। कौन? तो राजपूत। अनेकों आप देखेंगे तो अनेकों ने मुग़लों घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कइयों ने इसका विरोध किया। बहुत सारे जो थे वो उन्होंने क्या किया, तो उनके साथ विवाह करके क्या किया तो सत्ता ली और बहुत सारे जो थे वो उनका विरोध कर दिया। मेवाड़ के सिसोदिया देखिए यहाँ पर जैसे कि मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुग़लों को सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर रहे, परंतु जब वे हारे तो मुग़लों ने उनके साथ सम्मानीय व्यवहार किया और उन्हें अपनी जो है उनको जब हरा दिया तो उन्होंने व्यवहार रूप से सम्मानीय व्यवहार किया। कौन? तो मुग़ल ने और उन्हें अपनी जागीरें मतलब वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। ये भी पूछा गया है कि मेवाड़ की सिसोदिया को फिर से शासन करने के लिए दे दिया गया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के भी सावधानी से बनाए गए संतुलन बनाए गए संतुलन की वजह से मुग़ल भारत के अनेक शासकों और सरदारों का जो है अपना प्रभाव बढ़ा पाए और ये संतुलन बनाकर चलता था इसीलिए वो प्रभाव बढ़ा पाया। परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। एक बार हम देखेंगे तो कैसे तो ये औरंगज़ेब ने क्या किया था, तो औरंगज़ेब ने जब शिवाजी मुग़ल पे सत्ता स्वीकार करने आए, तो औरंगज़ेब ने उनका अपमान किया और उनको कैद में कर दिया गया था कर दिया गया था। इसका अपमान किया तो कौन किया? तो औरंगज़ेब ने किया। इस अपमान का क्या परिणाम हुआ? तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। आगे है कि मनसबदार और जागीरदार। मनसबदार और जागीरदार का जो था वह जैसे-जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे-वैसे जो है मुग़लों ने तरह-तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों के प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ कर दिया। शुरू-शुरू में ज़्यादातर सरदार जो था तुर्की मतलब तुरानी था लेकिन अब इन छोटे समूह के साथ-साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानी भारतीय, मुसलमानों, अफ़गानों, राजपूतों, मराठों, अन्य समूहों को सम्मिलित किया और मुग़लों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए और जो मुग़ल की सेना में आते थे, उनको मनसबदार कहा जाता था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भी मुग़ल की सेवा करने के लिए आता था नौकरशाह, उसको क्या कहा जाता था? तो मनसबदार कहा जाता था। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यहाँ पर उसको मनसबदार कहा जाता था जिनको एक सरकारी हैसियत मिला हो या कोई पद उनको मिला हो। यह मुग़लों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी और ये मुग़ल द्वारा एक चलाया गया श्रेणी व्यवस्था था जिसके ज़रिए आप देखेंगे तो एक पद था, वेतन और तीसरा सैन्य उत्तरदायित्व था। कौन-कौन? तो पद था, एक वेतन था और एक सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन पर निर्धारण जो है जात की संख्या पर निर्भर था और पद और
वेतन का निर्धारण जो था वो जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जिनकी संख्या अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना अधिक होता था। जिसकी जात जिससे ज़्यादा होगी उसकी जो है वेतन क्या होती थी बढ़ जाती थी और प्रतिष्ठा भी ज़्यादा मिलता था। जात की श्रेणी देखेंगे तो इसमें जात की पहले इसको हम खत्म कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम देखेंगे। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखे ने हो पड़ते थे और जो भी मनसबदार को जैसा दायित्व सौंपा जाता था, सैन्य दायित्व, उत्तरदायित्व, उनको वैसा घुड़सवार रखना पड़ता था। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए जाते थे, वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे। ये भी सब पूछा गया है जो क्या-क्या वहाँ पर उनके कार्य थे, कैसे वो रहते सैनिक रहते थे, मंशरदार का क्या-क्या काम था और कैसे वो अपना सैन्य अभियान में किस प्रकार से वो जाते थे, ये सब पूछा गया है। ये क्या करते थे, घोड़े को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्यवाहियों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था और ये सब करने के बाद उनको वेतन देने के लिए धन मिलता था। आगे है मनसबदार उसका वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में ले पाते थे। मतलब क्या था मनसबदार जो है अपना वेतन राजस्व जो एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाता था और जिन्हें जागीर कहता था। जिसको क्या कहलाता था? ये जागीर कहलाता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे और जिन्हें जागीर कहते थे और जो है और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थे और जो हम पहले पढ़े थे इक्ता जो कि एक रूप से आप ज़मीन को दे दी उसमें आपको जो करना है करिए, वो उसके ही समान एक रूप से आप यहाँ पर इसको देखते हैं। आगे इसको पहले हम पढ़ लेते हैं जात की श्रेणियाँ। जात की श्रेणियाँ जो है आप देखेंगे तो 5000 जात वाले अभिजातों का दर्जा था। कौन? 5000 जो थे वो अभिजात के दर्जे में आते थे। 1000 जात वाले जो थे अभिजात से ऊँचा था और 1000 जिसके पास था वो 1000 से अभिजातों से ऊँचा था और अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे और जो 5000 की पदवी के थे वो कैसे कितने थे? तो 29 थे। और औरंगज़ेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या जो है 79 मतलब 79 हो गई थी। और इसका क्या कारण इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य का जो है खर्चा बढ़ गया। जितने मनसबदार होंगे उतनी खर्चाएँ बढ़ जाती है। इसमें देखते हैं एकताओं के समान थी। एकता जो थी मनसबदार और आगे है कि परंतु मनसबदार मुख्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और मनसबदार जो था वो जागीर पे नहीं रहता था परंतु जो है क्या करता था और ना ही वह जो है वहाँ पर प्रशासन करते थे और ना ही वो अपना वहाँ पर प्रशासन करता था। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार और इनके पास जो है सिर्फ़ वो मनसबदार जागीर से एकत्र क्या करेंगे तो राजस्व एकत्र कर सकते हैं। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे और उनका नौकर जो है वो राजस्व एकत्रित करके उनको भेजता था लेकिन वो जो स्वयं रहते थे वो किसी देश में सेवारत रहते थे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों की सफलतापूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदारों के वेतन के तकरीबन बराबर रहे और अकबर के शासनकाल में आप देखेंगे तो जागीर का सावधानीपूर्वक से आकलन किया गया और उनका मनसबदार और जागीरों का जो वेतन हुआ बराबर रहने की जो है बराबर रहे इसकी कोशिश की गई। औरंगज़ेब के शासनकाल तक पहुँचते-पहुँचते स्थिति है जो बदल गई। अब राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था और राजस्व जो था वो मनसबदार के वेतन से कम हो गया था। मनसबदारों की संख्या में भी बहुत अधिक वृद्धि हो गई थी, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतज़ार करना पड़ता था। इन इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई और जागीर की संख्या में क्या हुआ? कमी होने लगा। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर भी कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सके, कर लें। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगज़ेब ने इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया, इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ये देखिए मंसौदार है जो कि एक सवारों के साथ अभियान में निकला है, अपने सवारों के साथ। इसमें चित्र में देखेंगे कि जहाँ
जहाँ तक आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक चित्र जो है यहाँ पर शाहजहाँ के राजकाल के एक लघु चित्र ब्यौरा दिया गया है, जिसमें जहाँगीर के समय के भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। ये क्या है? जहाँगीर के समय के भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। भ्रष्ट अफ़सर जो है रिश्वत ले रहा है, ये भ्रष्ट अफ़सर जो है रिश्वत ले रहा है किससे? तो एक अधिकारी गरीब जो है किसान को सज़ा नीचे दे रहा है। ये जो है एक भ्रष्ट अधिकारी जो है रिश्वत ले रहा है और ये देखिए एक अधिकारी जो है गरीब किसान को सज़ा दे रहा है। अब देखिए जब्त और ज़मींदार। जब्त और ज़मींदार में आप देखेंगे तो इसमें है मुग़ल आमदनी जो है मुग़ल की आमदनी का प्रमुख साधन क्या था? किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व। ये क्या था? आमदनी, मुख्य आमदनी हर अभी अब शासक जितने भी पड़े हैं उसमें आप सबसे प्रमुख जो है किसान ही थे, जो किसान उपज कर उनका जो उपज होता था उन्हीं से वो राजस्व प्राप्त करते थे। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। किनके द्वारा? ग्रामीण के जो कुलीन थे और मुखिया जो थे उनके सरदारों के द्वारा जो है राजस्व दिया जाता था। समस्त मध्यस्थों के लिए चाहे वो स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार, मुगल एक ही शब्द ज़मींदार का प्रयोग करते थे और इनका जो है जो भी होते थे मुखिया हो या चाहे वो सरदार हो, उनको एक ही शब्द से बुलाया जाता था, वो ज़मींदार। ज़मींदार के नाम से उनका जो है शब्द का मुग़ल जो है उपयोग करता था। आगे है अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल। ये भी पूछा गया है कि अकबर का जो मंत्री था वो कौन था? तो टोडरमल ने 10 वर्ष साल 1570 से 80 तक की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों की वृद्धि कीमतों और कृषि की भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। पूछा भी जाता है कि किसने कृषि की भूमि का सावधानीपूर्वक से सर्वेक्षण किया? तो टोडरमल था, राजस्व मंत्री था अकबर के द्वारा कब से कब? तो 1570 से 80 तक 10 वर्षों के काल में। आधार ये इन्होंने क्या किया? इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दिया और इन्होंने क्या किया? कर एक रूप से निश्चित कर दिया। प्रत्येक सूबा मतलब प्रांत को राजस्व मंडलों में बाँटा गया और प्रत्येक सूबे को क्या किया गया? एक मंडल में बाँट दिया गया और प्रत्येक ही हर सब फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई और इन्होंने एक सूची बनाई जो कि सब अलग-अलग थी। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को ज़ब्त कहा गया और यही व्यवस्था जो है क्या कहलाया? तो ज़ब्त कहलाया। जो भी व्यवस्थाएँ टोडरमल के द्वारा बनाई गई एक राजस्व प्राप्त करने के लिए, इनको क्या कहा गया? तो ज़ब्त कहा गया। क्या था तो ज़ब्त जो था वो था एक सूबा बनाया गया जिसमें जो है उस सूबे को मंडलों में बाँट दिया गया और प्रत्येक फसल के लिए क्या किया गया तो एक राजस्व दर बनाया गया और एक अलग-अलग सूची बनाई गई और यही सूची जो है और इसको राजस्व प्राप्त करने की जो इस प्रक्रिया को क्या कहा गया? तो इस प्रक्रिया को ही इस व्यवस्था को ही ज़ब्त का नाम दिया गया। इसको ज़ब्त कहा जाता था। यह व्यवस्था उन स्थानों पर ये जो व्यवस्था थी उन स्थानों पर प्रचलित थी जहाँ पर मुग़ल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और ऐसे ही जगह पर ये व्यवस्था प्रचलित थी जहाँ पर वो निरीक्षण किया जा सके और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रख सके और सावधानी से उनका हिसाब रखा जा सके। ऐसे निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया और ये जो है निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में नहीं संभव हो पाया। कुछ क्षेत्रों में देखेंगे तो ज़मींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुग़ल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वो विद्रोह कर सकते थे। ये क्या? कुछ ऐसे शक्तिशाली थे जो इनके द्वारा जो प्रशासक के द्वारा जो चलाई जा रही हैं जो भी कानून बनाए गए हैं उनको विद्रोह कर सकते थे। कभी-कभी एक जाति के ज़मींदार और किसान मुग़ल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। ये कभी-कभी जो हो भी सक विद्रोह भी हो जाता था। 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोहों के मुगल साम्राज्य के अस्तित्व को चुनौती दी और 17वीं शताब्दी में देखते हैं कि मुगल सम्राट को किसानों ने चुनौती देनी शुरू कर दी। यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आप देख रहे हैं ये इससे क्वेश्चन बार-बार पूछा जाता है और जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? तो ये जो है अकबरनामा और आईन अकबरी ये आप अबुल फज़ल के द्वारा लिखा गया है। ये पूछा भी जाता है ये किसके द्वारा लिखा गया है? अकबर कहाँ का
अकबर के शासनकाल में कौन उसके जो है लेखक हुए, किन्होंने उनके बारे में किताब लिखा है, ये सब बारे में पूछा जाता है। तो अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फज़ल को आदेश दिया कि वह उनके शासनकाल का इतिहास लिखे। ये जो देख रहे हैं अबुल फज़ल, इनके बारे में पूछा गया है कि अबुल फज़ल के द्वारा लिखा गया जो इतिहास है, किनके बारे में लिखा गया है, तो ये अकबर के बारे में। अकबर ने जो है क्या किया, तो अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक था अकबरनामा। अकबरनामा का लेखक जो है, इनके नाम भी पूछे गए हैं, तो अकबरनामा के लेखक कौन हैं? तो अबुल फजल। और अबुल फजल ने क्या किया, तो इनको 3 जिल्द में लिखा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी जिल्द में क्या किया, तो दूसरे में अकबर के शासनकाल का और का वर्णन है और तीसरे में क्या है, आइन अकबरी है। ये भी पूछा जाता है, जो तीसरा जिल्द आइन अकबरी जो है अकबर के किस किताब का है, तो अकबरनामा। अकबरनामा के 3 जिल्द को आप याद रखेंगे। पहले में क्या है, पूर्वज है, दूसरे में आपको शासनकाल, तीसरे में आइन अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व, साम्राज्य के भूगोलों का ब्यौरा मिलता है। किसमें, तो आइन अकबरी में किसका ब्यौरा मिलता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आइन अकबरी जो है, आइन अकबरी में आपको प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व, साम्राज्य, उसके भूगोल का ब्यौरा भी मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है और इसी में ही जो है आपको भारत के लोगों के परंपराओं और संस्कृति का वर्णन मिलता है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व को सांख्यिकीय विवरण जो है इसमें दिया गया। आईने अकबरी में सबसे रोचक जो है चीज़ क्या है, तो इनके विभिन्न फसल, पैदावार, कीमत, मज़दूरी, राजस्व और उसके कैसे लेखा-जोखा थे, इनके बारे में आईने अकबरी में दिया गया है। आईने अकबरी को आप याद रखेंगे और जो है अकबरनामा किसने लिखा, वो ये याद रखेंगे। आईने अकबरी जो है वो क्या है, अकबरनामा का ही तीसरा जिल्द है और इसमें जो है आपको प्रशासन, अकबर के जो भी विभिन्न प्रकार के फसल, पैदावार, उनके घराने, उनके राजस्व, इनके बारे में दिया गया है। ये आप चित्र देख रहे हैं जो कि अकबर जो है अकबरनामा ले रहा है किससे, तो अबुल फजल से। अकबर की नीतियाँ और नज़दीक से एक नज़र। अब अकबर की जो नीतियाँ थीं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखेंगे तो अकबर प्रशासन जो है, अकबर का प्रशासन जो है वो क्या-क्या था? तो अकबर जो है प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किया और प्रशासन के जो भी बहुत सारे अभिलक्षण थे उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने ही निर्धारित किया अकबर ने और इनका विस्तृत वर्णन जो है अबुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईन अकबरी में भी मिलता है। ये भी आपको पूर्ण रूपेण याद करना है कि अबुल फजल के आईन अकबरी में इनका विशेष जो है वर्णन मिलता है किसका? तो प्रशासन और उनके फसल, उनके राजस्व के बारे में कहाँ मिलता है, तो आईने अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बँटा हुआ था, जिन्हें सूबा कहा जाता है और इनके अनुसार क्या था, प्रांत जो है बहुत ही साम्राज्य जो है बहुत प्रांतों में बँटा होता था। उसको क्या कहा जाता था, तो सूबा नाम दिया गया। सूबों के प्रशासक सूबेदार और जो वहाँ के प्रशासक होते थे, उनको सूबेदार कहा जाता था, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह और राजनीतिक और सैनिक दोनों ही प्रकार के कार्यों का निर्वहन वो करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था और प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता था, जिसको दीवान कहा जाता था। ये दीवान कहलाता था। ये भी पूछा गया है कि जो वित्तीय अधिकारी होता था उसको क्या कहलाता था, तो दीवान कहा जाता था। कानून और व्यवस्था में बनाए रखने के लिए सूबेदार और अनअफसरों, जो कानून व्यवस्था थे उनको बनाए रखने के लिए सूबेदार और अनअफसर जो होते थे उनका सहयोग प्राप्त था। जैसे कि बख्शी, सैनिक जो होता था वेतनाधिकारी, बख्शी किसको बोलते थे? जो सैनिक वेतनाधिकारी। सदर किसको कहा जाता था? सदर जो होता है धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री। कौन? तो सदर जो होता था वो धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले जो कार्य के मंत्री होते थे उसको सदर कहा जाता था और फौजदार जो था सेनानायक था और कोतवाल जो था नगर पुलिस का अधिकारी होता था। ये आप याद रखेंगे, कोतवाल क्या था? तो नगर पुलिस का अधिकारी, फौजदार क्या था? सेनानायक और सदर क्या था? तो धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री और बख्शी क्या था? तो सैनिक का जो वेतन देता था वो बख्शी के नाम से जाना जाता था। आगे है जहांगीर के दरबार पर नूरजहाँ का प्रभाव। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसमें आपको हम पहले भी बताए थे कि जैसे शाहजहाँ को कैसे नूरजहाँ ने अपने
चंगुल में फँसाने की कोशिश की, ये सब आपको बताए थे हम पहले ही। और इसमें देखिए नूरजहाँ का ये फरमान है, ये आप पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे तो देखिए मेहरुन्निसा, ये भी पूछा गया है कि मेहरुन्निसा किसका नाम था? तो मेहरुन्निसा जो था वो जहाँगीर की पत्नी का नाम, जो कि नूरजहाँ के नाम से भी जानते हैं, ये नूरजहाँ का ही नाम था मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा ने 1611 ईस्वी में जहाँगीर से विवाह किया और उसे नूरजहाँ का खिताब मिला, और मेहरुन्निसा का नाम क्या हो गया? नूरजहाँ। नूरजहाँ का खिताब किसने दिया? तो जहाँगीर ने। जहाँगीर ने। नूरजहाँ हमेशा जहाँगीर के प्रति अत्यधिक वफ़ादार रही, और इन्होंने ये जो थी वो बहुत ही वफ़ादार थी कि इसके प्रति, तो अपने पति जहाँगीर के प्रति। और उन्होंने क्या किया, तो उसको समय-समय पर सहयोग देती रही, और जहाँगीर को उन्होंने समय-समय पर सहयोग भी दिया। नूरजहाँ ने सम्मान में जहाँगीर न नूरजहाँ के सम्मान में जहाँगीर ने चाँदी के सिक्के जारी किए। ये भी पूछा गया है कि किसके सम्मान में चाँदी के सिक्के जारी किए गए, ये जो आप सिक्के देख रहे हैं। जिनमें एक और उसने उसके स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे, तो दूसरी ओर उन्होंने क्या किया, दूसरी ओर यह वाक़ रानी बेगम नूरजहाँ के नाम से गढ़ा गया, और उसके दूसरे तरफ जो है रानी बेगम नूरजहाँ के नाम से यह वाक़ गढ़ा गया था। ये भी वाक़ आप याद रखेंगे। और दूसरे का जो पहले का जो उन्होंने पहली तरफ जो उन्होंने लिखा है उत्कीर्ण कराया था, तो क्या था, तो उन्होंने जो पहली तरफ चाँदी का सिक्का जो उत्कीर्ण कराया, जिनमें एक और स्वयं के खिताब जो भी वो जो भी उनके खिताब थे वो, और दूसरी तरफ क्या किया, तो रानी बेगम नूरजहाँ के नाम का ये जो गढ़ा हुआ, आप याद रखेंगे इसको, दूसरी तरफ और पहली तरफ को भी। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज़ नूरजहाँ द्वारा जारी किया गया, ये जो देख रहे हैं ये नूरजहाँ द्वारा जारी किया गया है, जिसे जो है क्या कहा गया, फरमान है। ये आदेश है, क्या है ये? आदेश है, जिसको आदेश नाम दिया गया। ये जारी जो होता था इसको आदेश को फरमान भी जानते हैं आप। चकोर मोहर बताती है चकोर मोहर जो है, ये चकोर मोहर जो बताती है उदात्त और महान महारानी नूरजहाँ बादशाह बेगम का आदेश। और जो ये चकोर जो आप देख रहे हैं ये नूरजहाँ का आदेश था। गोलमोहर के अनुसार जो है शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। और जो है यहाँ पर देखेंगे तो गोलमोहर के अनुसार, जो भी गोलमोहर थे उनके अनुसार ये पूछा भी गया है कि गोलमोहर किनके अनुसार जहाँ शाह शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। मतलब जहांगीर के प्रताप से चंद्रमा जैसी वो कौन बन गई, तो महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई थी। हम कामना करते हैं कि नूरजहाँ बादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने, और इन्होंने कहा कि सबसे सर्वोत्तम महिला नूरजहाँ जो है इस युग की बने, को तो गोलमोहर के नाम से जो है गोलमोहर ने इनको ये कहा था। ये भी आप याद रखेंगे। अकबर यहाँ पर और आगे है कि अकबर के अभिजात तो बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे। अकबर के जो अभिजात जो उनके जात के होते थे वो बहुत ही बड़ी संख्या का सेनाओं का जो है संचालन किया करते थे, और बड़ी मात्रा में वो राजस्व खर्च करते थे। जब तक वे वफादार रहे साम्राज्य का जो है कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा, परंतु 17वीं सदी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए। साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमज़ोर पड़ गया, और वो जो है खुद अपनी स्वतंत्र रूप से राज्य चलाना चाहते थे, और इसके कारण जो है वो सत्ता जो है किसकी, तो मुगलों की सत्ता जो है कमज़ोर पड़ने लगी थी। यहाँ देखिए मंताधाता जो ऐसी व्याख्या या कथन जिसमें अधिकारपूर्ण कहकर यह आशा की जाए कि उस पर बिना कोई प्रश्न उठाए उसे स्वीकार कर लिया जाए। और आगे है जो यहाँ पर आगे देखेंगे तो इसमें है जो 1570 में ऐसे जो ये शब्द जो थे ऐसे ऐसे व्याख्यान है जिसमें क्या कहा गया कि ऐसा किया जाता है जो कि कोई भी प्रश्न उठाए बिना उसको स्वीकार आप कर लेंगे, उसको क्या कहा गया, मनता धनता। 1570 में अकबर जब फ़तेहपुर सीकरी में था, 1570 में जब अकबर जो है फ़तेहपुर सीकरी में था, तो उसने उलेमा, ब्राह्मणों, जेसुइट, पादरियों जो रोम कैथोलिक थे, और ज़रतुश्त धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों में चर्चा की थी।
शुरू की। और ये भी पूछा भी गया था कब उन्होंने उलेमा ब्राह्मणों के साथ चर्चा किया था, तो 1570 ईस्वी में। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। चर्चाएँ इबादत खाना में हुई। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों के प्रति रीति-रिवाज़ों में थी। इस विचार-विमर्श के अकबर की समझ बनी जो विद्वान धार्मिक रीति और मंतधता पर बल देते थे। और ऐसे प्रश्न जो होते थे जिस पे जो व्याख्यान जो है उनके अधिकारपूर्ण रूप से आशा की जाती थी कि कोई भी प्रश्न बिना उठाए इसको स्वीकार कर लेंगे। वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएँ प्रजा के बीच विभाजन और असमंजस पैदा करती है। ये अनुभव अकबर को सुलह-ए-कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गए। और यही जो है अकबर को क्या कहाँ ले गया? सुलह-ए-कुल या शांति के सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गया। सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी, अपितु अपितु इसका केंद्र बिंदु थी नीति शास्त्र की एक व्याख्या जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी और उसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। यहाँ पर देखेंगे तो इबादत खाना में अकबर विभिन्न धर्मों द्वारा जो है चर्चा कर रहे हैं। ये जो इबादत खाना में अब अकबर जो है विभिन्न धर्मों के साथ चर्चा कर रहे हैं। इसमें जो देखेंगे पादरियों को आप देख सकते हैं, पादरी जो हैं इनके द्वारा भी चर्चा की जा रही है। अबुल फजल ने सुलह-ए-कुल के विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया। देखिए यहाँ पर आप सुलह-ए-कुल को ही पढ़ेंगे, उससे पहले आप देखेंगे कि अकबर ने कई संस्कृत ग्रंथों के फ़ारसी में अनुवाद कार्यों को संपन्न कराया। इस उद्देश्य से उन्होंने फतेहपुर सीकरी में एक मकतबखाना या अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की। ये भी पूछा जाता है कहाँ पर अकबर ने के लिए कहाँ पर उन्होंने स्थापना किया, तो मकतबखाना जो कहलाता था वो फतेहपुर सीकरी में इसकी स्थापना की गई थी। महाभारत, रामायण, लीलावती और योगशिष्ट जैसे कुछ उल्लेखनीय संस्कृत ग्रंथ को अनुवाद कार्य के लिए चुना गया। और इन्होंने महाभारत, रामायण जैसे कुछ संस्कृत ग्रंथ थे उनको भी अनुवाद कार्य के लिए चुना। रज़्मनामा जो महाभारत का फ़ारसी अनुवाद है, ये भी पूछा जाता है जो फ़ारसी अनुवाद महाभारत का कौन है, तो रज़्मनामा नाम याद रखिएगा। ये क्या है? फ़ारसी अनुवाद है। कौन अनुवाद है? तो फ़ारसी अनुवाद है। में महाभारत की घटनाएँ जो हैं चित्रांकित की गई है। यहाँ पर देखिए सुलह-ए-कुल अकबर के जो अबुल फजल थे उनके द्वारा सुलह-ए-कुल के बारे में आप जानते हैं उनका सहयोग क्या था। तो अकबर की सुलह-ए-कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है। तो ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है। इसीलिए उसके विशाल साम्राज्य में जिसकी चारों ओर की सीमाएँ केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के अनुयायियों की तरह-तरह के अच्छे-बुरे विचारों के लिए जगह थी। जहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था, यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसमें सुसंगत तरीके से शारीरिक शांति, सुलह-ए-कुल मतलब बहुत ही शांति, मतलब सभी कोई प्रकार की यहाँ पर दिक्कत नहीं होती थी। और सुलह-ए-कुल इनको दिया गया नाम जो के सिद्धांत का पालन करते थे। सुलह-ए-कुल मतलब समझ गए, ये शारीरिक शांति थी। यहाँ पर शांति, सब कोई आकर एक साथ रहते थे और सब एक साथ धर्मों का व्यवहार जो है अच्छी तरह से उसका व्यवहार किया जाता था। उसके प्रति कोई विरोधाभास नहीं थी। 17वीं शताब्दी में और उनके पश्चात जो है मुगल साम्राज्य, 17वीं शताब्दी और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य को देखेंगे तो वो पतन की ओर चलते चला गया। आगे देखते हैं तो मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैन्य कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किसी कहानियों में वर्णित होता रहा, परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाले दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएँ साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहाँ के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेज से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था, कुल 8,000 में से 445 ही थी। यहाँ पर आपको बहुत सारे शासन शाहजहाँ के शासनकाल में देखने को मिलता है कि वहाँ पे जैसे भी मनसबदार मनसबदार थे 8,000
कुल पद था उसमें जो है 445 ही थे। कुल मंसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य की अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं व उनके शैवानों के वेतन के रूप में दिया जाता था। कितना? तो 61.5%, 60.1.5। मुगल सम्राट और उसके वंशधारों अपनी राय का बहुत बड़ा भाग वेतन जो है क्या आय का बहुत बड़ा भाग जो है वेतन और उसके वस्तुओं पर लगा देते थे। मतलब मुगल सम्राट और उसके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे के शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, चूँकि ये वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे और ये जो वस्तु और फसल की पूर्ति किया करता था, परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादों किसान शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था और बहुत ही कम धन जो है राजस्व के रूप में दे दिया जाता था, तो बहुत कम ही धन बचता था। जिसमें जो है इनमें से जो बहुत गरीब थे मुश्किल से ही पेट भर पाए और बहुत जो गरीब होते थे वो बहुत ही मुश्किल से पेट भर पाते थे। वो उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में औजारों और अन्य वस्तुओं के निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान शिल्पकारों के समूह व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे और उसमें जो है ये सब बहुत ज़्यादा लाभ उठाते थे। मूलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, उन जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में अत्यधिक शक्तिशाली हो गया कौन? तो कुलीन वर्ग जो था। जैसे-जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे-वैसे विभिन्न क्षेत्रों में जो है सम्राट के सेवक स्वयं की सत्ता के शक्तिशाली के केंद्र बनने लगे। जो भी वहाँ पे सम्राट था वही शक्तिशाली, वह अपना राज्य चलाने लगा। इनमें से कुछ जो है नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमा लिया। कहाँ? हैदराबाद और अवध जैसे क्षेत्रों में आप देखते हैं कि उन्होंने अपना नियंत्रण जमा लिया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट के स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी के तक साम्राज्य के कई प्रांत जो है अपने स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। इनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। आगे है अपने राज्य से बाहर में देखेंगे कि राजा और रानियाँ की कहानियाँ हैं। ये अंत में देखते हैं तो 16वीं सदी में मुगलों के लगभग समकालीन संसार के विभिन्न भागों में कई महान राजा रानी थे। इनमें जो है ऑटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान, ये सुलेमान के भी बारे में आपसे पूछा गया है कि 1520 से 66 1566 66 तक शामिल है। उनके राज्य में ऑटोमन राज्य का विस्तार यूरोप की ओर जो है हुआ। उसने हंगरी को अपने राज्य के साथ मिला लिया। क्या-क्या? उसने हंगरी को अपने राज्य के साथ मिला लिया और ऑस्ट्रिया को घेर लिया। उनकी फ़ौजों ने बगदाद और इराक भी हथिया लिया। मोरक्को तथा उत्तरी अफ्रीका का बहुत सा हिस्सा ओटोमन सत्ता को मानता था। सुलेमान ने ओटोमन नौसेना का पुनर्गठन किया। क्या-क्या? सुलेमान ने ओटोमन नौसेना का पुनर्गठन किया था। पूर्वी भूमध्य सागर के इलाकों पर इन नौसेना के प्रभुत्व की वजह से स्पेन के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा हुई। अरब सागर में इस नौसेना ने पुर्तगालियों को चुनौती दी। सम्राट को अल कानूनी मतलब विधि निर्माता का खिताब दिया गया और सम्राट को क्या कहा गया? अल कानूनी मतलब विधि निर्माता। क्योंकि उसके शासनकाल में बड़ी संख्या में नियम कानून बनाए गए थे। इन नियमों का लक्ष्य यह था कि बढ़ते हुए साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तरीकों का मानकीकरण हो, ताकि किसानों को बेगार और भारी करों से बचाया जा सके। आगे चलकर 17वीं शताब्दी में ऑटोमन क्षेत्रों में जब सार्वजनिक व्यवस्था का पतन हुआ, तो सुलेमान कानूनी के काल को आदर्श शासनकाल के रूप में याद किया जाने लगा। ये आप याद रखेंगे कि आदर्श शासनकाल के रूप में सुलेमान कानूनी को जानने लगा था लोग। अकबर के अन्य समकालीन शासकों के बारे में हम देखेंगे तो इंग्लैंड के शासक रानी एलिजाबेथ, इंग्लिश की शासक जो थी रानी एलिजाबेथ, और 1558 से 1603 तक इनका शासनकाल रहा। उसके बाद ईरान का सिफाविद शासक जो था शाह अब्बास, ये 1588 से लेकर 1619, ये कहाँ का? ईरान का। कब से कब? तो 1588 से 1629 और इनसे कहीं ज़्यादा विवादास्पद जो रूसी शासक जो था ज़ार इवान चतुर्थ बेसियलेविच, जो कि 1530 से 84 तक जो था, इन्होंने इवान दी टेरिबर नाम से कुख्यात है। कौन?
तो ये जो है इवान दी टेरिवर नाम से कुख्यात कौन था? चतुर्थ बेसिलिएविच, जिसका शासनकाल जो है 1530 से लेकर 1884 तक था। ये जो चैप्टर था बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था। इसके द्वारा आप देखते हैं कि इन चैप्टर के माध्यम से आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको कॉम्पिटिशन हो या कुछ भी हो, ज्ञान के रूप में भी आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर था। इसको बार-बार आप पढ़िएगा, सुनिएगा और एक-एक पॉइंट को आप समझने की कोशिश करिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। तो चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।